Hello and warm welcome to this lecture series. I, Dr. Narendra Singh, going to deliver a lecture on a very important topic, GH Mead's concept of symbolic interactionism. This lecture is specially designed for the students of MA, UGC NET and UPSC aspirants. Let's begin the topic. As the name suggests, symbolic interactionism speaks in itself a lot. It is composed of two words, symbol and interaction. It means any sort of interaction which takes place through symbols, signs, body language and gestures. हर एक वो कम्युनिकेशन जो सिंबल्स के थ्रू होता है, साइंस के थ्रू होता है, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होता है, जेस्चर्स के थ्रू होता है, उसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक कम्युनिकेशन या सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म. ठीक है. तो इंटरेक्शनिज्म फर्दर कन्वे करता है जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई एक्शन होता है और मीनिंगफुल जब एक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन. लेकिन जब वो मीनिंगफुल एक्शन या मीनिंगफुल इंटरेक्शन दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है तो वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म हो जाती है, अगर उसमें सिंबल्स और साइंस का इस्तेमाल हो रहा है तो. और हमारा लगभग जो 90% हम कह सकते हैं जो इंटरेक्शन होता है वो सिंबल्स के थ्रू ही होता है. इसलिए सिंबल्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सारा कल्चर जो है हमें सिंबल्स और साइंस की के लिए ही ट्रेन करता है, उसके मीनिंग्स उसके बारे में हमें बताता है. बचपन से जो हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ, वो उसमें हम यही सिंबल्स और साइंस के जो मीनिंग्स हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं और अकॉर्डिंगली हम सोसाइटी में बिहेव करते हैं, अकॉर्डिंगली हम सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर के ऊपर, एक अकाउंटेबल पर्सन के तौर के ऊपर हम सोसाइटी में अपनी एक इमेज बनाते हैं. ठीक है, अच्छी या बुरी. ठीक है. GH मीड जो हैं उनको सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का फाउंडर भी बोला जाता है. उनकी जो किताब है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, वो उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है इस सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के ऊपर. सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म बेसिकली अमेरिकन ब्रांच है सोशोलॉजी की, क्योंकि GH मीड कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो अमेरिका से ही बिलोंग करते हैं. और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का जो काम है उसमें कुछ अमेरिकन फ़िलासफ़र्स जो हैं वो उसमें शामिल हैं और भी GH मीड के अलावा, जिसमें जॉन डेवे और विलियम आई थॉमस भी शामिल हैं. मैक्स वेबर की तरह सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि जो सोसाइटी में एक्शन होता है वो मीनिंगफुल एक्शन होता है. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो एक्शन होता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड साइंस. और दूसरी बात यह है कि जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है ये माइक्रो स्कूल ऑफ सोशोलॉजी है. माइक्रो स्कूल ऑफ सोशोलॉजी जो कि छोटे लेवल के ऊपर जो इंटरेक्शंस होती हैं उसको स्टडी करता है, जो रूटीन लाइफ को स्टडी करता है, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम मीनिंग्स देते हैं अपने एक्शंस को. जैसे जैसे आप घर में कैसे रहते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, आप दुकानदार के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किन किन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए, किन किन जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, वो सारे का सारा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में आता है. जैसे एक स्टूडेंट क्लास में टीचर के आने के ऊपर खड़ा हो जाता है, वो उसका खड़ा हो जाना एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है, वो ये दिखा रहा है उसका ये जो सिंबॉलिक बिहेवियर है, उसका ये जो बॉडी लैंग्वेज है या जिसका जो जेस्चर है वो ये दिखा रहा है कि वो टीचर को रिस्पेक्ट दे रहा है. ठीक है. ऐसे ही हमारे घर में जब कोई बड़ा आ जाता है तो हम अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं, उसको चेयर ऑफर करते हैं, तो ये सिंबॉलिक है कि हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं. बस में अगर आप ने देखा कि आपके सामने कोई लेडी खड़ी है तो आप उसको सीट ऑफर कर देते हो, ये दिखाता है कि हम वीमेन की रिस्पेक्ट करते हैं. तो इस तरह से हम अलग अलग लेवल के ऊपर अपने बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स के थ्रू क्या करते हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म करते हैं, सिंबॉलिकली इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है. जैसे आप कहीं खुशी जाहिर करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये आज पक्का कोई बात है कि आज इतने खुश हैं. ठीक है. कभी हम मायूस हो जाते हैं तो आपकी आंखें बता देती हैं कि आज कोई बात है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो कोई कोई बुरी घटना घट गई होगी. तो आपने किसी को कुछ बोला नहीं है लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज ने ही बहुत कुछ बता दिया है.
इसलिए सिंबॉलिक सिंबल्स का बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। इवन कि हमारी जो लैंग्वेज है वो भी सिंबल्स ही तो हैं। हम ABCDEF जो अल्फ़ाबेट्स हम सीखते हैं, क ख ग वर्णमाला जो हिंदी में सीखते हैं, और अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं उनके जब हम अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं तो वो अल्फ़ाबेट्स सिंबल ही तो हैं। अदरवाइज़ A का क्या मतलब है, B का क्या मतलब है, C का क्या मतलब है। अगर हम काउंटिंग सीखते हैं 1 2 3, तो 1 2 3 क्या मतलब है, ठीक है ना। वो एक तरह का एक एब्स्ट्रैक्शन ही तो है, लेकिन वो मीनिंग हम उसके साथ अटैच करते हैं और उसको फिर पूरी उम्र हम उसका मतलब यही समझते हैं। जैसे हम अपने बच्चे को जब हम पहला अक्षर सिखाते हैं तो हम बोलते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, तो एप्पल मैंने सेब, बॉय मैंने लड़का, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपने एप्पल APPLE, एप्पल क्या है, सिंबल्स हैं वो 5 6 सिंबल्स मिलके हमने उसको बोल दिया ये एप्पल है। और एप्पल क्या होता है, उसको एक चीज़ से जोड़ दिया कि ये खाने वाली चीज़ है, एक फ्रूट है, मीठा फ्रूट है, ठीक है ना। और बॉय एक जेंडर है, ठीक है ना, लड़का है, ठीक है ना। तो हमने उसमें तो लड़के की एक तस्वीर बना दी, तो उसको देखा कि ये लड़का जो बच्चा है वो आइडेंटिफाई करेगा कि जब कोई इस तरह का आदमी हमारे सामने खड़ा हो जाए जहाँ जो मैं हूँ, मैं बॉय हूँ, ठीक है ना। ये अगर वो बच्चा जो है वो लड़का है तो है ना, तो वो उसको कहते हैं तुम बॉय हो, तुम, तो उसको आइडेंटिफाई कराया जा रहा है। लेकिन वो सिंबल इस्तेमाल किया जा रहा है बॉय, कि अगर आपने लड़के को कुछ आपने बताना है कि मैं लड़के की तरफ इशारा कर रहा हूँ तो आप बॉय शब्द बोलिए। अगर आप सेब की तरफ इशारा कर रहे हैं तो एप्पल बोलिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए अगर आप उस एप्पल का मीनिंग ये जोड़ देते कि एप्पल मैंने लड़का और बॉय मैंने सेब, तो वो वैसा ही मान जाता हो, क्योंकि उसकी जगह आप वही फ़ोटो लगा देते, एप्पल की जगह आप जो लड़के की फ़ोटो लगा देते और बॉय की जगह सेब की फ़ोटो लगा देते। तो आपके माइंड में यही तस्वीर बन जानी थी, ठीक है, वही सिंबल फिक्स हो जाना था, ठीक है। इसलिए हमने देखा कि हमारी सोसाइटी में जितनी भी हम लैंग्वेजेस देखते हैं वो अलग अलग सिंबल्स हैं उनके, और सिंबॉलिकली मीनिंग उनका अलग अलग होता है। एक लैंग्वेज में एक शब्द का मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में उस शब्द का मीनिंग कुछ और हो जाता है। इसलिए कोई चीज़ हो सकता है एक कल्चर में बड़ी रिस्पेक्टेबल हो, एक शब्द बड़ा रिस्पेक्टेबल माना जाता हो, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में वो रिस्पेक्टेबल नहीं हो सकता, अब्यूजिव भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए जब हम किसी सोसाइटी में जाते हैं तो हम उसकी लैंग्वेज सीखते हैं, उसके सिंबल्स को सीखते हैं, ताकि हम उस सोसाइटी में अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर पाएँ। नहीं तो हम उस सोसाइटी को में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे और वो सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम उनके साथ अच्छी तरह से वो नहीं कर पाएंगे, उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, मीनिंगफुल इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है, गलत ही मैसेज चले जाएंगे। इसलिए सिंबल्स और साइंस का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे हम जब किसी जीत जाते हैं तो हम विक्ट्री का साइन वी दिखाते हैं, उंगलियों को ऐसे करके दिखाते हैं, तो विक्ट्री वी, तो मतलब कि हम जीत चुके हैं, हम जिस टास्क के लिए गए थे उसमें हमें सफलता मिल गई है। जहाँ हम किसी को बेस्ट ऑफ लक करते हैं तो हम थंब का इंप्रेशन दिखाते हैं, तो हम कहते बेस्ट ऑफ लक, है ना। तो थंब इंप्रेशन बेस्ट ऑफ लक को दिखाता है कि हम आपको बूस्ट अप कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर हम किसी कोई हमसे पूछता है कि आप सहमति जताते हैं तो हम अपना सिर ऊपर या नीचे की तरफ बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि हम आपसे सहमत हैं। अगर हम नहीं हमने कहना होता है तो हम गर्दन को हॉरिजेंटली मूव करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। तो बिना बोले ही आपने अपने बॉडी के लैंग्वेज के थ्रू या उस साइंस के थ्रू, उन सिंबल्स के थ्रू क्या कर दिया, एक मैसेज कम्युनिकेट कर दिया। जैसे हमारी आँखों का ब्लिंक होना, आँखों की ब्लिंकिंग तो एक नॉर्मल फिनोमिना है, आँखें वैसे ही झपकती रहती हैं, थोड़ी सेकंड्स के बाद थक जाती हैं तो पलकें झपक जाती हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आई इज ए फिजियोलॉजिकल फिनोमिना। लेकिन वही आँखों का झपकना जब कोई व्यक्ति कोई एक लड़का किसी लड़की की तरफ देख के करे, तो वो सिर्फ फिजियोलॉजिकल फिनोमिना नहीं रह जाता है, उसमें मीनिंग अटैच हो जाता है, वो सोशल एक्शन बन जाता है। और उसका उसका जो इम्पैक्ट है या उसका जो इफ़ेक्ट है या उसका जो आप देखते हो कि उसके रिएक्शन जो आती है उसके बदले में, वो कुछ भी हो सकती है, वो वायलेंस भी हो सकता है, तो वो झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपने वर्बली तो कुछ नहीं कहा, एक लड़के ने लड़की की तरफ ब्लिंकिंग करते हुए बोला तो कुछ नहीं, वो कह सकता है कि मैंने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बोला तो कुछ नहीं, पर बिना बोले उसकी आंखों ने बहुत कुछ बोल दिया, जिस वजह से हो सकता है वहाँ खड़े हुए लोग उसकी पिटाई करना शुरू कर दें,
ठीक है। इसी तरह से हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, जैसे चेयर। हम चेयर शब्द, चेयर का मतलब होता है चेयर, हम जब हमारे जहन में आता है चेयर कुर्सी, ठीक है, तो हमारे उसके जिसकी 4 टांगे होती हैं तो वो कुर्सी होती हैं। लेकिन हम कहते हैं कि चेयर जो है वो इट इज़ नॉट ओनली रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, अब बैठने के लिए हम चेयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बैठ तो हम टेबल पे भी सकते हैं, तो टांगे तो 4 टेबल की भी होती हैं। तो फिर ऐसा क्या बात है? तो इट मीन्स कि चेयर जो है वो स्पेशली डिज़ाइन की गई है बैठने के लिए। हालांकि अल्टरनेटिवली हम टेबल पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन हम टेबल पे बैठने के लिए हम टेबल को नहीं लाते हैं। अगर हम किसी को बोलें कि जाओ मेरे बैठने के लिए कुछ ले आओ, तो आप कुर्सी ही लाओगे, टेबल नहीं लाओगे। लेकिन सामान रखने के लिए आप कोई चीज़ ले आओ तो आप टेबल लाओगे, तब आप कुर्सी नहीं लाओगे। ठीक है, तो इट मीन्स कि चेयर किसी चीज़ से बनी है वो नहीं मैटर करता है। चेयर चाहे वो किसी मेटल की हो, चाहे बांस की हो, चाहे लकड़ी की हो, वो उससे उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो चेंज नहीं हो जाता है। चाहे कुर्सी मेटल की होगी, चाहे कुर्सी सोने की होगी, चाहे चांदी की होगी, चाहे किसी की भी होगी, उसका काम बैठने के लिए ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए बाकी का, हालांकि बाकी का जो इम्पोर्टेंस है उस चेयर का वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक है, जब हम चेयर बोलेंगे तो ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उस चेयर का इस्तेमाल आप लकड़ी जलाने के लिए कर सको। लकड़ी की चेयर है तो आप बोलोगे इसकी टांगें तोड़ के हम आग में जला देते हैं, तो चेयर जल भी जाएगी, है ना। हो सकता है उसी चेयर का इस्तेमाल आप किसी को हिट करने के लिए इस्तेमाल करें, किसी को सॉल्ट करने के लिए करें, किसी के ऊपर आप कुर्सी मार दो, उसका सिर फोड़ने के लिए कर दो। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि जाओ चेयर ले आओ, तो आप तो यही सोचोगे ना कि चेयर इसलिए बुलाई गई है, मंगवाई गई है कि इसने बैठना होगा। लेकिन दूसरा बंदा उस चेयर को उठा के किसी के सिर पे मार दे तो उसे क्या पता था कि चेयर इसने इसलिए मंगवाई है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर हम चेयर का इस्तेमाल बैठने के लिए तो करते हैं, किसी को मारने के लिए या आग जलाने के लिए थोड़े करते हैं। ठीक है, इसलिए जब चेयर का इस्तेमाल होगा तो जो उसके जहन में जो बात आएगी वो यही आएगी, वही लाइन ऑफ एक्शन आएगा कि वी आर सपोज टू बी गोइंग टू सिट ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम उस पर बैठने जा रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जितने भी जो ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, वो जो हम बनाते हैं, वो जहाँ जो सिंबल्स हैं, कोई भी सिंबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, वो उसकी कोई इंट्रिंसिक नेचर नहीं है, वो हमारे यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको क्या मीनिंग दे रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अल्फ़ाबेट्स का वैसे कोई मतलब नहीं, लेकिन अल्फ़ाबेट्स जब इकट्ठे होकर जाके एक सिंबल्स बना देते हैं, एक वर्ड बना देते हैं, तो उसको जो मीनिंग हम दे रहे हैं वो तो हम ही दे रहे हैं ना। लेकिन उस वर्ड का अपने आप में कोई भी मीनिंग नहीं है, उसकी वो उस नेचर में नहीं आता है। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं सेब का नाम एप्पल की जगह बॉय रख देता तो सेब तब भी मीठा ही होना था। उस सेब का नाम बॉय रख देने से वो फीका नहीं हो जाना था। ठीक है ना, जहाँ बॉय का नाम एप्पल रख देने से वो लड़का जो उसके जो फिजिकल करेक्टर्स हैं वो वैसे ही रहने थे, वो उसके सेब वाले करेक्टर नहीं हो जाने थे या दूसरे करेक्टर नहीं हो जाने थे। ठीक है ना, क्योंकि उसकी जो अब नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन जो मीनिंग हम जोड़ देते हैं उसी में सारा कुछ है। ठीक है, इसलिए सोसाइटी में सिंबल्स के बगैर कभी भी इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे है ना, जैसे हमने कहा कि एक बड़ी अच्छी स्टोरी है कि एक घर में एक अंग्रेज बहू आ गई। तो अंग्रेज बहू आ गई तो उसको तो इंग्लिश ही आती थी। ठीक है, तो उसने बोला, बहू बहू ने अपनी सासू माँ से बोला कि मुझे पानी चाहिए, वाटर, आई वांट वाटर। अब जो सासू माँ है वो तो अनपढ़ है बेचारी, तो उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो उसे बात समझ नहीं आई कि ये क्या मांग रही है। उसे लगा कि शायद टमाटर मांग रही है, तो वो टमाटर लेके आ गई, ये लीजिए। तो बहू कहती है नॉट टमाटो, आई एम आस्किंग फॉर अ वाटर, है ना। अब उसमें उसकी क्या गलती है? उस सासू माँ की तो कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि उसको तो बेचारी को पता ही नहीं है कि टमाटर को टमाटो कहते हैं और वाटर को पानी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, इंटरेक्शन नहीं हो पा रही है। वो कुछ मांग रही है, वो कुछ और ला रही है, क्योंकि उसको उस सिंबल्स के साथ, उस शब्द के साथ कोई उसका वो एसोसिएशन नहीं है, वो समझ नहीं पा रही है इस शब्द का क्या अर्थ है। जैसे आप कोई बात
मुझे जर्मन में कहो या फ्रेंच में कहो, मुझे जर्मन या फ्रेंच नहीं आती है, तो मुझे क्या पता चलेगा कि आप क्या कहना चाहते हो। लेकिन वही बात जब आप मेरी नेटिव लैंग्वेज में कहोगे या उस लैंग्वेज में कहोगे जिसका सिंबॉलिक कम्युनिकेशन मेरे लिए ईजी है, तो मैं आसानी से समझ आऊँगा कि ये क्या चाहते हैं। ठीक है, इसलिए सोसाइटी में जो इंटरेक्शन के लिए सिंबॉलिक जो सिंबल्स का जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़रूरी है, और कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक सिंबल से आप कुछ और मतलब समझो और दूसरा कुछ और मतलब समझे। इसलिए जो जीएच मीड हैं वो कहते हैं कि ये जो सिंबॉलिक बिहेवियर है या सिंबॉलिक जो मीनिंग्स हैं, ये एकदम में नहीं आ जाते हैं, धीरे धीरे आदमी सीखता है, बचपन से सीखता है। ठीक है, जब बच्चा माँ की गोद में होता है तो तभी से ही जो शुरुआत हो जाती है, वो धीरे धीरे वो उन सिंबल्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, चाइल्ड एज में आ जाता है, तो वो इमिटेट करने लग पड़ता है अपनी माँ के बिहेवियर को, अपने सिबलिंग्स के बिहेवियर को, अपने फादर के बिहेवियर को, बाय इमेजिनेटिवली पुटिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ एट द प्लेस ऑफ द पर्सन टू होम ही और ही शी इज़ इंटरेक्टिंग। मान लीजिए कि एक बच्चा देखा होगा आपने कि दादी माँ की चुगली कर रहा है, या दादी माँ की वो सुनो बातें ऐसे एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, मेरी दादी ऐसे करती है, डंडा मार दूंगा, डंडा मार दूंगी, है ना, इस तरह से कुछ बच्चा है, तो हम हंसते हैं कि देखो बच्चा कैसी बातें कर रहा है। लेकिन असल में वो इमिटेट कर रहा होता है उस बिहेवियर को, कि जो उसकी दादी करती होती है। ठीक है ना, या उसकी माँ कर रही है, या उसका फादर कर रहा है। ठीक है, इस तरह से वो क्या करता है, रोल टेकिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब कि रोल लेना सीख जाता है। और दादी का क्या रोल है, माँ का क्या रोल है, पापा का क्या रोल है, बहन का क्या रोल है, भाई का क्या रोल है, इस तरह से वो रोल को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे वो फिर रोल सीखता है, डॉक्टर का क्या रोल है, पुलिस का क्या रोल है, टीचर का क्या रोल है। तो वो अब जब खेलेगा तो वो टीचर टीचर खेलेगा, टीचर स्टूडेंट खेलेगा, तो वो कहेगा, बच्चे खेलते हैं अक्सर, तो एक उसमें से मैडम बन जाती है, डंडा हाथ में ले लेती है और बाकियों को बोलते हैं नीचे बैठ जाओ, तुम लोगों ने होमवर्क किया है कि नहीं किया है। तो उसमें क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ देखता है कि उसकी टीचर भी उनके साथ ऐसे ही करती है कि वो टेबल उसमें चेयर पे बैठी है और बच्चों को हुक्म दे रही है कि, और उनसे पूछ रही है कि तुम लोगों ने ये वाला काम किया कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो तुम्हें मार पड़ेगी। और फिर वो उनको बोलती है कि आप हाथ आगे करो, आपको डंडे पड़ेंगे। तो बच्चा जो है उसके लिए टीचर एक रोल मॉडल बन जाता है, और वो कहता है कि मैं भी टीचर, वो घर में आके ये सीखता है कि मैं टीचर होऊंगा तो कैसे होऊंगा। तो वो ऐसे ही बिहेव करते हैं। जैसे कोई बच्चा कभी डॉक्टर, घर में कोई डॉक्टर है या किसी डॉक्टर को देखा कि वो मरीजों का कैसे इलाज कर रहा है, उसको स्टेथोस्कोप लगा के उसका चेकअप कर रहा है, तो घर में बच्चे कहते हैं हमने भी डॉक्टर बनना है, तो घर वालों को बोलेंगे हमारे लिए डॉक्टर्स वाली किट लेके आओ। तो माँ बाप उसके लिए डॉक्टर्स वाली किट ले आते हैं, तो उनमें एक बच्चा डॉक्टर बन जाता है और दूसरे को पेशेंट बना देता है। फिर उसको ऐसे नकली का स्टेथोस्कोप लगा के पूछता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा आज धड़कन बड़ी तेज़ है, तुम्हारी पल्स रेट बड़ी तेज़ है, तुमने आज क्या खाया था ऐसा। तो ऐसे इमिटेट करता है, जिसमें वो डॉक्टर्स के रोल को अंडरस्टैंड कर रहा है और पेशेंट के रोल को भी अंडरस्टैंड कर रहा है। इसी तरह से वो टीचर के रोल को भी अंडरस्टैंड कर रहा है और स्टूडेंट के रोल को भी अंडरस्टैंड कर रहा है। अब इस रोल टेकिंग प्रोसेस में वो क्या सीख रहा है, मीनिंग सीख रहा है कि टीचर होने का क्या मीनिंग है, स्टूडेंट होने का क्या मीनिंग है, डॉक्टर होने का क्या मीनिंग है, और पेशेंट होने का क्या मीनिंग है। ठीक है, उसी के हिसाब से वो रिस्पॉन्स देता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपको कोई बंदा अपनी बंद मुट्ठी दिखाता है, आंखें दिखाता है, तो उसका सीधा सीधा मतलब क्या हो जाता है कि अगला बंदा आप पे गुस्सा है या आप पे गुस्सा दिखा रहा है। तो उसके बदले में आप क्या रिस्पॉन्ड दोगे, किस तरह से रिस्पॉन्ड करोगे। ज़रूरी नहीं है कि हर एक का एक जैसा ही रिस्पॉन्स होगा। हो सकता है कोई व्यक्ति उसको उस सिचुएशन को इग्नोर कर दे, उस एक्शन को इग्नोर कर दे कि ये ऐसे ही करता रहता है, ये तो इसका तो नेचर ही ऐसा है ना। दूसरा व्यक्ति हो सकता है बदले में, अगर वो गुस्सा दिखा रहा है तो वो भी गुस्सा ही दिखाए, वो भी आंखें ही दिखाए। एक बंदा गाली दे रहा हो सकता है दूसरा भी उसको ऐसे ही रिस्पॉन्ड करे कि मैं भी इसको गालियाँ ही दूंगा। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि कोई आदमी जोक सुना के उस सिचुएशन को क्या कर देता है, डिफ्यूज़ कर देता है। अब ये सब चीज़ें जो हैं कि एक स्थिति में हर एक आदमी ने अलग अलग तरह से जो रिस्पॉन्ड किया, ये क्या है, यही तो है रोल टेकिंग। क्योंकि ये तो है सेल्फ की डेवलपमेंट, जो उसने सीखा कि किस स्थिति में हमें कैसे बिहेव
करना होता है। जैसे उसके घर में अगर मान लीजिए उसके पेरेंट्स किसी भी सिचुएशन को, गुस्से को, उसकी माँ मान लीजिए, बच्चे की माँ जब उसके हस्बैंड उस गुस्सा होते हैं अपनी बीवी पे ऊपर, बच्चे का फादर बच्चे की माँ पे जब गुस्सा होता है तो वो देखता है कि वो उसकी माँ कैसे रिएक्ट कर रही है, तो हो सकता है वही बिहेवियर बच्चा अपनी पर्सनैलिटी में लेके आ जाए रोल टेकिंग प्रोसेस के थ्रू, कि ये जब गुस्से होते हैं तो ऐसे करना चाहिए दूसरे आदमी को। सेल्फ, इसलिए सेल्फ का बड़ा रोल है। सेल्फ की मतलब कि मेरा अपने बारे में क्या आइडिया है। मीड ये कहता है कि जो आइडिया ऑफ सेल्फ है वो इंटरनल है, ठीक है, और उसमें आपका जो अपने बारे में क्या राय है, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, मुझे कौन सी चीज़ ऑफेंड करती है, ठीक है, मेरे में क्या अच्छाइयाँ हैं, मेरे में क्या बुराइयाँ हैं, ये कहाँ से हमें पता चलता है, ये भी तो हमें सोसाइटी ही बताती है जब हम लोगों के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए मीड कहता है, मीड दो टर्म्स का इस्तेमाल करता है, आई और एक मी। आई, आई एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है जब वो सोशलाइज्ड बीइंग नहीं होता है। मी उसका सोशलाइज्ड सेल्फ होता है, जो उसने जो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने के बाद, जो उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के बाद उसने सीखा है अपने बारे में। जब उसकी अपने बारे में जो ओपिनियन है वो कब मजबूत होती है, जब वही बात सोसाइटी कह देती है। जैसे मान लीजिए आपको आपको लोग बोलते हैं कि आप बहुत डरपोक हो, ठीक है ना, तो आपने 10 लोगों ने ये बात कह दी आप बहुत डरपोक हो, तो आपके बारे में आपके अपने मन में एक इमेज बन गई अपने लिए कि मैं बहुत ही डरपोक हूँ और मैं अंधेरे से बहुत डरता हूँ, ठीक है ना। जहाँ आपको कोई पेरेंट्स आपको बार बार बोलते रहे, बच्चों को अक्सर कई बार बोलते हैं पेरेंट्स, तुम बहुत नालायक हो, तुम बहुत नालायक हो, तो बच्चे के मन में एक बात कॉन्सेप्ट बन गया कि मैं बहुत ही नालायक हूँ, ठीक है, उसने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, उसकी ओपिनियन बन गई अपने बारे में। लेकिन ओपिनियन बनाई किसने, सोसाइटी ने बनाई, और वो परमानेंट हो गई, ठीक है। दूसरी स्टेज में वो कहता है कि जो डेवलपमेंट सेल्फ है वो तब वो बड़े पहले तो छोटे लेवल पे होती है, घर में हो रही होती है, 2-4 लोगों के बीच में जब बच्चा इंटरेक्ट कर रहा होता है तो अलग तरह से वो सिर्फ इमिटेट ही कर रहा होता है, और उसका जो आइडिया ऑफ सेल्फ है वो लिमिटेड होता है, जहाँ उसकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट सोसाइटी बड़ी लिमिटेड होती है। लेकिन वही बच्चा जब वो बड़े लेवल पे इंटरेक्ट करता है, जिसे वो बोलता है गेम स्टेज, ठीक है ना। जब मान लीजिए एक बच्चा क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है ना, तो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो उसमें वो कितने लोगों के रोल को अंडरस्टैंड कर रहा है, एज ए रोल ऑफ ए बैट्समैन, रोल ऑफ ए बॉलर, रोल ऑफ ए विकेट कीपर, रोल ऑफ ए फील्डर, रोल ऑफ एम्पायर, ठीक है, रोल ऑफ ऑडियंस, ठीक है, कितने सारे रोल वो अंडरस्टैंड कर रहा है एट ए टाइम, और वहाँ से वो समझ रहा है कि एक अच्छा विकेट कीपर कौन होता है, एक अच्छा बैट्समैन कौन होता है, एक अच्छा बॉलर कौन होता है, एक अच्छा एम्पायर कौन होता है, एक अच्छी ऑडियंस क्या होती है। इसके बारे में वो उसको एक क्या बन जाती है, एक ओपिनियन बन जाती है। वो बहुत सारे रोल्स को एट ए टाइम अंडरस्टैंड कर रहा होता है, एट ए टाइम वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि बैट्समैन ने क्या करना है, बॉलर ने क्या करना है, अंपायर ने क्या करना है, विकेट कीपर ने क्या करना है, फील्डर ने क्या करना है, कैप्टन ने क्या करना है। तो मतलब कि एट ए टाइम वो बहुत सारे रोल्स को अंडरस्टैंड कर रहा है। प्ले स्टेज में वो सिर्फ एक या दो रोल को ही अंडरस्टैंड कर रहा होता है, जैसे टीचर और स्टूडेंट दो ही रोल अंडरस्टैंड कर रहा है, डॉक्टर और पेशेंट दो ही रोल अंडरस्टैंड कर रहा है, फादर और मदर दो ही रोल अंडरस्टैंड कर रहा है। लेकिन जब गेम स्टेज में आता है तो एट ए टाइम बहुत सारे रोल को अंडरस्टैंड करने की उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, 2 से ज़्यादा रोल, 3 से ज़्यादा रोल को वो अंडरस्टैंड करना सीख जाता है। फिर वो कहता है कि उसके बाद एक स्टेज आती है जिसमें वो सारे सोसाइटीज़ के रोल को एट ए टाइम अंडरस्टैंड कर लेता है। दुकानदार का क्या रोल है, ड्राइवर का क्या रोल है, पुलिस वाले का क्या रोल है, गाड़ी चलाने वाले का क्या रोल है, ठीक है ना, कस्टमर का क्या रोल है। तो इस तरह से हर सोसाइटी के प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, ठीक है। जब वो ग्रोन अनफ हो जाता है, जब इसी स्टेज को वो मैच्योर स्टेज भी कहा जाता है, इसी स्टेज को हम बोलते हैं जर्नलाइज्ड अदर्स, जिसमें वो सारी दुनिया का जो नज़रिया है उसको अपने नज़रिया बना लेता है। प्ले स्टेज में उसका नज़रिया वही नज़रिया होता है जो उसके माँ बाप का या उसके जो किन ग्रुप का नज़रिया होता है या उसके जो प्राइमरी ग्रुप्स का नज़रिया होता है। गेम स्टेज में उसका नज़रिया थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है ना।
जैसे हम टीन एज में हम कह सकते हैं। और ग्राउंड अप स्टेज में वो पूरी दुनिया का नज़रिया उसका नज़रिया बन जाता है। जब हम कहते हैं कि ये बच्चा अब सियाना हो गया, इसको सारी दुनियादारी की समझ आ गई है, उसी स्टेज को हम बोलते हैं जनरलाइज्ड अदर्स। ठीक है, जिसमें वो पूरी सोसाइटी के साथ एट ए टाइम इंटरेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो उनके पर्सपेक्टिव को एट ए टाइम अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये इसका क्या रोल है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या, उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि सोसाइटी का जो सही और गलत है वो उसका सही और गलत बन चुका होता है। ठीक है, जिसे हम सोशलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मीड है वो बात करते हैं कल्चर, सोशल रोल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। मीड ये मानता है कि सोसाइटी का, हर एक सोसाइटी का अपना कल्चर होता है, और कल्चर जो होता है वो खास तरह के रूल्स को स्पेसिफाई करता है। कल्चर हमें ट्रेनिंग देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। कल्चर की जब ईवी टाइलर की जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। इट मीन्स कि कल्चर हमें सिखा रहा है, तो फिर इट मीन्स कि हमारा क्या रोल हुआ उसमें। लेकिन वो ये कहता है कि कल्चर जो होता है वो कुछ चीज़ें तो हमें स्पेसिफाई कर देता है। जैसे मान लीजिए कि कल्चर हमें सिखाता है कि एक डॉक्टर को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे पेशेंट को नुकसान हो, या टीचर को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे जो स्टूडेंट है उसका कैरियर में क्या आ जाए, डेंट आ जाए, या उसकी पर्सनैलिटी डिफॉर्म्ड पर्सनैलिटी बन जाए। ठीक है, अब ये कल्चर क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बीच में भी एक स्कोप रहता है जिसमें इंडिविजुअल की चॉइस होती है। ठीक है, इंडिविजुअल ने डिसीजन लेना होता है। ठीक है, कि उसे कैसे करना चाहिए। जैसे वो कहता है कि मान लीजिए एक सोसाइटी हमें ये तो कहती है कि हमें कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, कल्चर कहता है हमें कपड़े पहन के रखना चाहिए क्योंकि हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं। अब नेक तो नहीं घूमेंगे ना हम, ठीक है ना। अगर कोई आप यहाँ से, आप में से कोई आदमी ऐसे बिना कपड़ों के घूमने लगे बाजार में, तो लोग क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, ये पागल हो गया है, इसका दिमाग ठीक नहीं है ना, तो लोग कहेंगे इसको। इसलिए उसको कहना कि तुम आदि मानव हो क्या, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या, ये क्या वल्गैरिटी है। ठीक है, लेकिन ये तो कहेगा सोसाइटी कि आपको कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन किस तरह के पहनने चाहिए इस पे आपको थोड़ी चॉइस रहती है। कोई जीन पैंट्स डाल लेता है, कोई फ्रॉक सूट डाल लेता है, कोई कुछ डाल लेता है, तो वो चॉइस इंडिविजुअल के पास रहती है। अब ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के कपड़े पहने, या किस तरह से वो अपने आप को सोसाइटी में दिखाना चाहता है। जैसे स्कूल में कुछ बच्चे तो यूनिफॉर्म में भी नहीं आते हैं, और बहुत सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आ जाते हैं। अब जो यूनिफॉर्म में आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और जो यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे थे हमें कोई फ़र्क नहीं, हमें ये कपड़े यूनिफॉर्म वाले कपड़े अच्छे नहीं लगते, हमें तो घर वाले या जो हम शादियों में पहन के जाते हैं वो वाले अच्छे। तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत स्कोप रहता है कि ठीक है, अब आप कहीं शादी में जा रहे हैं तो कोई किसी व्यक्ति ने कोई कपड़ा पहनना है, किसी ने कोई पहना हुआ है। ठीक है, लेकिन कपड़े सबने पहने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे वो कहता है कि हमें हर किसी को काम करना चाहिए। ठीक है, हमारी बेसिक नेचर भी, हम बिना काम किए नहीं रह सकते। लेकिन सबको कौन सा काम करना चाहिए ये कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है किसी को टीचिंग अच्छी लगती हो, किसी को डॉक्टरी प्रोफेशन अच्छा लगता हो, किसी को एग्रीकल्चर प्रोफेशन अच्छा लगता हो, किसी को ड्राइवरी अच्छी लगती हो। अलग अलग प्रोफेशंस में कोई आदमी हो सकता है। तो कौन सा काम किसको करना चाहिए ये कोई फिक्स नहीं है, ये इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये उसकी इनर सेल्फ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या समझता है अपने बारे में। ठीक है ना, हो सकता है एक आदमी को लगता है मैं एक अच्छा ड्राइवर बन सकता हूँ, एक को लगता हो कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ, एक को लगता हो मैं एक अच्छा सोल्जर बन सकता हूँ। तो फिर उसी के हिसाब से ही वो सोसाइटी में इंटरेक्ट करेगा ना, उसी के हिसाब से वो अपने आप को ट्रेन करेगा, उसी के हिसाब से वो अपने मेहनत करेगा अपने ऊपर। ठीक है, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, कुछ कुछ ऐसे सोशल रोल्स होते हैं जो डाइवर्सिटी ऑफ बिहेवियर को इनकरेज करते हैं। ठीक है, जैसे फैशन डिज़ाइनर्स, क्या हम इनकरेज करते हैं कि उसको एक नॉवल डिज़ाइनर होना चाहिए। ठीक है, वो कहता है कि हाँ ये भी होता है सोसाइटी में कि सारे कल्चर सबको पसंद है, एक कल्चर हो सकता है सबको पसंद ना हो, है ना। सोसाइटी में सभी लोग कल्चर को थोड़े फॉलो करते हैं। कुछ छोटे सब कल्चर्स भी होते हैं, कुछ काउंटर कल्चर्स भी होते हैं। अब देखो सोसाइटी में सारे लोग अच्छे होते हैं क्या, कुछ बुरे भी तो होते हैं ना, जिन्हें हम बुरा कहते हैं, जिन्हें क्रिमिनल्स कहते हैं, जिन्हें हम डेलिक्वेंट्स कहते हैं, है ना, जो नहीं बात मानते सोसाइटी की, थोड़ा हट के चलते हैं। ठीक है, वो आप उनको जितना मर्जी बोलते रहो,
कि देखो चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी का हक नहीं खाना चाहिए, किसी को गालियाँ नहीं देनी चाहिए, किसी की पिटाई नहीं करनी चाहिए, तो फिर वो आपकी बात थोड़े मान जाते हैं। फिर भी तो सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स को, कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ कल्चर कह देता है तो लोग ऐसे हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो समाज में सारे लोग अच्छे होते हैं। समाज में क्यों वायलेंस होता है, समाज में क्यों झगड़ा होता है? एक ही परिवार में 3 बच्चे हैं मान लीजिए, और तीनों बच्चों का अलग अलग बिहेवियर है। एक बच्चा बड़ा शरारती है, एक बच्चा नॉर्मल बिहेवियर का, और एक बच्चा बड़ा ही संत स्वभाव का है, बड़ा ही ऐसे लगता है कि ये तो गॉड गिफ्टेड बच्चा है ना। तो अब माँ बाप ने तो सबको एक जैसी ही वैल्यू सिखाई, लेकिन तो तीनों बच्चों ने अलग अलग क्यों सीख ली? क्योंकि उनकी अपनी पर्सनैलिटी भी थी और ना, उनका अपना भी तो आइडिया ऑफ जो सेल्फ है ना, वो है ना। एक बच्चे को मैंने पहले बताया, एक बच्चे को लगता है मुझे मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ। जैसे एक पिछले दिनों एक मीडिया में एक आदमी आया फेसबुक में, उसको पुलिस वालों ने पकड़ा, उसको बोला कि तुम क्यों क्राइम करते हो। उससे सवाल पूछा गया मीडिया ने कि तुम्हें क्यों इस तरह के काम करते हो, जो गलत काम है। कहता नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं एक बड़ा बदमाश बनूँ। तो मतलब कि वो एक बड़ा बदमाश बनने में ही अपने आप को एक देख रहा है, ठीक है। उसको लगता है कि मैं एक अच्छा बदमाश बन सकता हूँ, एक अच्छा गुंडा बन सकता हूँ। हालांकि उसी जगह पे कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कहते होंगे कि मैं कि एक महान आदमी बनूंगा, मैं एक इस हो सकता है कोई कहे कि मैं गुरु नानक जी की तरह बनना चाहता हूँ, भगत सिंह की तरह बनना चाहता हूँ, मैं कबीर जी की तरह बनना चाहता हूँ, मैं तुलसीदास जी की तरह बनना चाहता हूँ। और दूसरी तरह के भी लोग होंगे। कोई आदमी कहता होगा कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, मैं सचिन तेंदुलकर की तरह बनना चाहता हूँ। दूसरा कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं तो ना विराट कोहली की तरह बनना चाहता हूँ। कोई बोलेगा नहीं नहीं, मैं शोएब अख्तर की तरह बॉलिंग करना चाहता हूँ, है ना। तो अलग अलग रोल मॉडल तो आप फिक्स नहीं कर सकते ना किसी को। तो वो कहाँ से आता है? उसका जो आइडिया ऑफ सेल्फ है। और उस आइडिया ऑफ सेल्फ को कौन को मजबूत कर देता है? सोसाइटी। जैसे एक बच्चा अच्छी बॉलिंग कराता है तो लोग कहेंगे यार देखो ये शोएब अख्तर की तरह बॉलिंग कराता है। एक बच्चा बहुत सारे चौके छक्के लगाता है, लोग कहेंगे यार ये तो सचिन तेंदुलकर है आने वाला। अब सचिन तेंदुलकर उसके लिए क्या बन गया? रोल मॉडल बन गया ना, कि मैं भी ऐसे ही बनूंगा। ठीक है। तो अब ये सचिन तेंदुलकर कौन है? सिंबल है। किस चीज़ का सिंबल है? एक अच्छे बैट्समैन होने का। शोएब अख्तर किस चीज़ का सिंबल है? फास्ट बॉलिंग कराने का। ठीक है। इसी तरह से हम कह सकते हैं महात्मा गांधी किसका सिंबल है? नॉन वायलेंस और पीस का, सत्याग्रह का, ट्रुथ का। ठीक है ना। भगत सिंह किसका प्रतीक है? सेक्रीफाइस का। तो जब हम किसी कहते हैं ये तो भगत सिंह है भाई, है ना, ये आज के ज़माने का भगत सिंह है, तो हम ये नहीं कह रहे कि भगत सिंह की आत्मा उसमें घुस गई है। हम ये कह रहे हैं कि उसी के रोल मॉडल पे वो चल रहा है जैसे वो चलता था। ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सोसाइटी में कुछ बहुत सारी चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, कुछ इनोवेटिव बिहेवियर होता है, और सोसाइटी चेंज होती रहती है, और समय के हिसाब से हमारा बिहेवियर भी अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। घर में हम कुछ और होते हैं, बाहर में हम कुछ और होते हैं, और बचपन में हम कुछ और थे और जवानी में कुछ और हो जाते हैं। तो इसी तरह से सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म हमें सिखाता है कि सोसाइटी में बड़ा डायनामिज्म है, और इंटरेक्शन उसका क्या है? उसका बेसिक्स है। तो इंटरेक्शन कहाँ से सीखते हैं हम? वो सोसाइटी हमें सिखाती है, और सोसाइटी ही हमें बताती है कि क्या सही और क्या गलत है, और सोसाइटी हमें बताती है कि किस सिचुएशन में किससे कैसे इंटरेक्ट करना होता है। टीचर के साथ स्टूडेंट को कैसे इंटरेक्ट करना है, पेशेंट को डॉक्टर के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, और डॉक्टर को पेशेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। और ये बड़ा ही डायनामिक पार्ट होता है। ठीक है। इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, GH मीट का कॉन्सेप्ट ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर द पेशेंट लिसनिंग।